अध्याय 6 देख रहे हैं, उपनिवेशवाद और शहर। तो किस शहर की बात हो रही है यहां पे? यहां हो रही है एक शाही राजधानी के बारे में बातचीत। तो उपनिवेशवाद, हिंदुस्तान में उपनिवेशवाद यानी हम जो कॉलोनी बने, उपनिवेश बने, वो किसके उपनिवेश बने? ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के। और किस शहर की बात हो रही है? आज हमारे देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो हम दिल्ली या आगे चल के जो साथ में नई दिल्ली बनी, न्यू दिल्ली बनी, उसके बारे में जानेंगे, खास तौर पे जब हम कॉलोनी में थे, कॉलोनी के बाद क्या हुआ, कॉलोनी के पहले क्या था। ओके, तो शुरुआत यहां से होती है कि जो पश्चिमी विश्व है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उसमें बहुत सारे शहर बने और बहुत सारे आधुनिक शहर, या ये कहें कि जो नए नए शहर बने, वो कारण क्या था उसका कारण था औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन कारण उनका औद्योगिकीकरण था। इससे क्या हुआ, जैसे आप कहें कि लीड्स, या जिनके नाम हम अच्छी तरह जानते हैं, लीड्स हो गया, आपका मैनचेस्टर हो गया। मैं आपको इनको दिखाता हूं, पहले अक्षर लिख रहा हूं थोड़ा समय को बचाने के लिए बस। अब ये देखिए, ये इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, जिसके हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे। ये लीड्स है, ये मैनचेस्टर है। तो ये जो शहर है, ये कैसे आए, मतलब कैसे बने? तो ये बने हैं औद्योगिक शहर के नाम से, और ये इंडस्ट्रियल शहर है। और एक चीज़ और देखिएगा, ये शहर केवल यहाँ इंडस्ट्री लगी, यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, यहाँ इंडस्ट्री लगी, और जैसी इंडस्ट्री लगी, जैसे ही ये औद्योगिक शहर बना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोगों ने अपना नौकरी, क्योंकि अब नौकरी करने जाएंगे ही, क्योंकि वहाँ पर नौकरी की ज़रूरत है, तो वहाँ नौकरी के लिए लोग गए। वहाँ पर मकान लोगों ने बनाना शुरू किया, या लोगों ने मकान बना के दूसरों को देना शुरू किया। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, इन सब कारणों के कारण लोग शहरों में आए। कहाँ शहरों में आए? यहाँ। अच्छा, यहाँ की राजधानी लंदन है, यहाँ दिखा भी दूँ आपको, है ना, ये लंदन है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग जो है इन शहरों में आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं, जैसे हम अपने जो जिनके हम उपनिवेश थे उन्हीं का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ देखते हैं हम कि नए शहरों का विकास हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में, भारतीय शहरों में, जो भारतीय शहर थे, वहाँ पर इस तरीके से औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। और औद्योगिक क्रांति नहीं हुई तो विस्तार, शहरों का विस्तार, या शहर बहुत तेज़ी से नहीं बने। इसका ग्रेजुअल प्रोसेस था। तो यही कहानी किसके लिए सही है? हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए भी वही बात है। तो एक चित्र आपको दिखाना चाहूँगा कि ये है मछलीपट्टनम, 1672 का चित्र है। ये एक ज़माने में, मतलब आप देखिए 17वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ, मिड 17वीं शताब्दी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये जो शहर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर आपको समुद्र दिख रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये पोर्ट सिटी था। और उसके बाद जैसे ही कॉलोनी यानी कि ब्रिटिशर्स ने बंबई, मद्रास और कलकत्ता, इनको अपने नए बंदरगाह बनाए, या इनको बंदरगाहों की तरह आगे बढ़ाया। मछलीपट्टनम और ऐसे कई शहर हैं जिनकी जो महत्वपूर्णता थी, या जिनकी जो वैल्यू थी, वो घटती चली गई, और फाइनली ये शहर एक तरीके से ख़त्म ही हो गए, बस शहर रह गए, इंपॉर्टेंस इनकी घट गई। अब आपको दिखा दूं मैं मछलीपट्टनम कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये देखिए, मछलीपट्टनम है, आंध्र प्रदेश का एक शहर है, ये पोर्ट सिटी है, एक बहुत बड़ा नाम था ये, लेकिन आज ये नॉर्मल सिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 18वीं शताब्दी है, उसके आखिर में, मतलब 1750 के आगे की बात समझ लीजिए आप। यहाँ पर क्या हुआ, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं। इनको अंग्रेजों ने अपनी प्रेसिडेंसी बनाया। अब प्रेसिडेंसी क्या होती है ये भी समझ लीजिए, ये शब्द बार बार पहले भी आया है, अभी भी आएगा। तो ये शहरों को क्योंकि प्रेसिडेंसी का सेंटर पॉइंट बनाया किन्होंने? अंग्रेजों ने। इस कारण से क्योंकि ये सत्ता के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे, यहाँ से सत्ता, यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से गवर्नेंस होता था। तो दूसरे शहर कमज़ोर इसलिए पड़ रहे थे क्योंकि इन शहरों का विकास हो रहा था। तो प्रेसिडेंसी क्या है कि क्या किया अंग्रेज़ों ने कि अपने इलाके को, या पूरे हिंदुस्तान को, या कहें उपनिवेश को,
पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए, शासन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि पूरे देश को कुछ प्रेसिडेंसीज में बांट दिया, मतलब भाग में, बंबई, मद्रास और बंगाल। और ये तीनों ही जो प्रेसिडेंसी हैं, जैसे सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों प्रेसिडेंसी किस लिए बनाई गई थी? क्योंकि सूरत, मद्रास और कलकत्ता, यहाँ सब जगह ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियां थी, यानी कि जो व्यापारिक चौकियां होती हैं जहां पर सारे काम होते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऐसी जगह जहां से बंदरगाह भी हो, चीज़ें आ जाएं, चली जाएं। और यहाँ पर इसकी सुविधा को लेकर ही ये प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। अब मैं आपको ज़रा ये शहर दिखा दूं ताकि आपको अंदाज़ा रहे मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये बिल्कुल उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया। ये आपका मेड्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है जी, ये। और ये है बंगाल प्रेसिडेंसी, देख रहे हैं आप। तो ये जो इलाके इस तरीके से बांटे गए थे, 1, 2, 3, खासतौर पे ये था सूरत के लिए, फिर बाद में बॉम्बे पोर्ट बना क्योंकि सूरत बहुत बिजी हो गया था। ये जो था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास यहाँ पर है, कलकत्ता तो खैर कलकत्ता ही है। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी इस कारण से बनी, और इस कारण से ये जो पोर्ट शहर है, बंदरगाह वाले शहर बहुत बहुत फेमस हुए। आप देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आपको मछलीपट्टनम, ठीक है जी, ये मछलीपट्टनम है यहाँ पे। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई शहर है और वहाँ पर कोई चीज़ बनती है, तो जब उस शहर में कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो उसकी मांग घट जाएगी क्योंकि लोग वहाँ से चले जाएंगे। दूसरा यह है कि जो बहुत व्यापारिक शहर थे, ऐसे जहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, या ये कहें जब बंदरगाह थे, जैसे मैंने आपको अभी अभी मछलीपट्टनम का एग्जाम्पल लिया, ये जो सारे शहर हैं उनकी वो वाली स्थिति नहीं रही। एक और चीज़ हुई, क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा हैं उनको अंग्रेज़ों ने, अगर मैं ब्रिटिशर्स कहूँ, इन्होंने हरा दिया। अब जब इनको हरा दिया तो फिर ये क्षेत्र जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। अब अंग्रेज़ों की सत्ता का केंद्र तो ये नहीं रहेगा। उन्होंने जो सत्ता के केंद्र बनाए हैं वही सत्ता के केंद्र, नए केंद्र बन जाएंगे। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप कि जो पुराने शहर हैं वो खत्म होने लगे, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं विशहरीकरण। क्या कहते हैं? विशहरीकरण। ध्यान रहेगा, विशहरीकरण ये होता है। तो शहरीकरण क्या होता है? जिसमें बहुत सारे, जैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, लोग यहाँ खत्म हो रहे हैं, बंजर बना रहे हैं इसको, या ये कहें कि बिल्कुल डेजर्ट बना रहे हैं। यहाँ पर जो काम होता था पहले वैसा नहीं रहा। लेकिन अगर कई ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आने लगे, बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे, तो इसको हम कह रहे हैं शहरीकरण। मतलब जो ये अपनी महत्वपूर्ण जो वैल्यू है उसको ख़त्म होते देखता है शहर, उसे विशहरीकरण करते हैं। और जब इसकी कोई भी शहर की वैल्यू बढ़ने लगती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वहाँ जैसे दिल्ली की भी बात होगी, आपको समझ में आएगा किस तरीके से उसका शहरीकरण, अन्य कारण थे उसके। तो अगर मैं बात करूँ मछलीपट्टनम, अगर मैं बात करूँ सूरत, और फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शहर था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये जो श्रीरंगपट्टनम, ग भी डाल दो इसमें, ये टीपू सुल्तान साहब का था, याद है आपको। तो अगर मैं कहूँ कि मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम, देखिए मछलीपट्टनम तो आपको यहाँ दिखाया मैंने, सूरत यहाँ है। अब आप कहोगे सीरत की बात कर रहे थे आप, क्योंकि सूरत जो था ना, आगे चल के मुंबई जो है वो बड़ा पोर्ट बनने लगा, इसलिए सूरत की वैल्यू खत्म होने लगी। पहले सूरत के हिसाब से बनाया था उन्होंने। और उसके बाद जो श्रीरंगपट्टनम है वो आपको ज़रूर दिखा दूँ, क्योंकि इसीलिए टीपू सुल्तान से लड़ाई होती है। मैसूर देख रहे हैं आप, ये यहाँ है सेरिंगपट्टम यहाँ पर है। तो ये और ये तीन मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ, ये इनकी एक तरीके से कह लीजिए कि 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, ये तीनों शहरों में बहुत ज़्यादा विशहरीकरण हुआ, राइट। अगर मैं आपको आंकड़े के हिसाब से बताऊं तो 20वीं शताब्दी में तो केवल 11% ही लोग पूरे हिंदुस्तान में शहरों में रहते थे। केवल शुरुआत में, केवल ओनली 11%, 100 में से 11 आदमी केवल शहरों में रहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चित्र दिखाया गया है, ये बंबई का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बॉम्बे को अपना मुख्य बंदरगाह बना लिया, यानी अपना पोर्ट बना लिया, तो फिर ये शहर अपने आप बसने लगा, ये शहर अपने आप इसमें भीड़ आने लगी। और आज आप देखते हैं कि एक छोटा सा शहर है, 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब उसके अगर आसपास के इलाके ले लिए जाएं, जैसे दिल्ली की भी यही बात है, छोटा शहर है लेकिन इतनी
आगे के एनसीआर की पॉपुलेशन हो गई कि वो बहुत ऐसे कई स्टेट्स हैं जिनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आज उनकी, राइट। तो अब हम ये जो बात कर रहे हैं यहां पर लाते हैं अपने दिल्ली को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जो 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं 1800 से आगे, ठीक है, 1800-1900 की बात हो रही है। ये एक छोटा सा धूल भरा एक कस्बा जो होता है ना, जैसे कोई टाउन आप देखें उस तरीके से बन के रह गया था। लेकिन इसके पहले क्या क्या हुआ था वो भी हम जानेंगे, क्यों ये धूल भरा एक कस्बा बन के रह गया था। और फिर 1912 में जब ब्रिटिश सरकार ने ये ऐलान किया, ये डेट बहुत, ये ईयर आपको याद रखना है, 1912 में जब ये ऐलान किया गया कि कलकत्ता से, ये जो कलकत्ता है, पहले ब्रिटिशर्स की राजधानी ये कलकत्ता ही थी, कलकत्ता भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखिए ये जो बंगाल में आप ये कलकत्ता देख रहे हैं ना, पहले इसका कालीकता, अब कोलकाता नाम हो गया है। ये जो शहर था, ये बहुत सारे कारणों के कारण इस शहर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन फाइनली दिल्ली के सेंटर पॉइंट और इसकी महत्ता देखते देखते इसको बनाया अपना राजधानी 1912 में। फिर इसमें दिल्ली में आ गई दोबारा जान। ओके, तो दिल्ली की कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आप देखें, मैं आपको इसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि सारी कहानी दिल्ली की चल रही है दोस्त। अब आप देखें, दिल्ली ऐसा नहीं है कि ये किसी एक की राजधानी बना, सालों साल तक, बल्कि ये कहें कि 1000 साल तक दिल्ली कई सारे राजघरानों की, कई शासकों की राजधानी रही और नहीं भी रही। कहने का मतलब जैसे इस समय तक रही, फिर बीच में गैप आ गया, फिर रही, फिर गैप आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुगल में जाए तो अकबर ने सारी चीज़ें आगरा और फतेहपुर सीकरी के आगे वहां पर चलाने की कोशिश की थी। तो उसने अपनी राजधानी जो बनाना चाहा, किसको बनाना चाहा? आगरा को। फिर उसके बाद शाहजहां आए, शाहजहां ने क्या किया? शाहजहानाबाद बसाया, मतलब वो दोबारा दिल्ली चले गए। तो इस तरीके से ये बनती भी रही और कभी कभी नहीं भी बनी, छोटे छोटे अंतराल आते रहे। अगर आप देखें, अगर यमुना नदी को देखें, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी का जो किनारा है उसका बायां किनारा देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये होता है हमारा दायां और ये होता है बायां। तो इसका जो बायां किनारा है, इसमें आप देखिए मात्र 60 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, 60 वर्ग किलोमीटर मतलब होता है 60 बाय 60, केवल इतना ही इलाका है, 60 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर, इतना ही इलाका है। मतलब 60 वर्ग किलोमीटर, 60 वर्ग मील, सॉरी मील मान लीजिए इसको, मील वैसे भी किलोमीटर से बड़ा होता है, मील, ये मील है, माइल, हाँ, 60 वर्ग माइल, ये छोटा सा जो इलाका है, ये कम से कम 14 राजधानियां बसाई गई अलग अलग समय पर। अब आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि राजधानियां लोग बसाते ही थे समुद्र या पानी के आसपास, तो यहां पर तो नदी थी, तो इस कारण से ये बनी है। अब ये जो शहर मैं आपको दिखाऊंगा, खैर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जानने की बात है कि जो सबसे, बहुत सारी राजधानियां बनी, लेकिन सबसे शानदार जो राजधानी बनी वो थी शाहजहानाबाद। किसने बनाई? देखिए इसमें नाम ही आ रहा है, शाहजहां, यहां आ गया शाहजहानाबाद। तो जो शाहजहां ने बनाया था उसे हम कहते हैं शाहजहानाबाद। ओके, तो इसकी शुरुआत जो थी बनाने की, वो शुरुआत हुई थी 1639 में, मतलब मैं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। और इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने ये देखिएगा, ये पूरा किला है, किला तो नहीं कहेंगे इसको, पूरे दीवार कहेंगे, इसमें किला भी है, दिखाऊंगा आपको। ये सारा का सारा जो है वॉल्ड सिटी कहते हैं इसको, ठीक। ये पूरी सिटी के अंदर एक किला है, मतलब पूरा अगर सिटी ये ले लें ऐसे करके, तो एक किला है यहां पे, ओके, और साथ में महल है, पैलेस जिसे कहते हैं, और उसके अलावा साथ में शहर, मतलब अंदर ही अंदर शहर भी है, ठीक। अब जो लाल पत्थर से एक यहां पर रेड फोर्ट है, जिसको हम रेड फोर्ट, लाल किला भी कहते हैं, ये लाल पत्थर से बना है, इसलिए इसको लाल पत्थर लाल या रेड फोर्ट कहते हैं, लाल किला कहते हैं इसको। और इसके अंदर एक किला तो है ही, उसके अलावा एक महल भी है, किंग पैलेस भी है, ठीक। और ये पूरा जो मैंने बाउंड्री बताई ना, उसमें 14 ऐसे 1 2 ऐसे करके गिनते चले जाएं तो इन्होंने बनाए थे 14 दरवाजे थे, ठीक। और अभी आपको मैं चांदनी चौक का अंदाजे से बताऊंगा। जो चांदनी चौक है, एक रोड है
जो आज भी विद्यमान है। ऐसी जो फैज बाजार है, ये चांदनी चौक, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो चांदनी चौक नाम का एक स्टेशन भी आता है मेट्रो में। तो चांदनी चौक और जो फैज बाजार है उसकी इतनी चौड़ी सड़कें थी कि जो इनकी शाही यात्राएं निकलती थी वो आराम से निकल जाती थी। और चांदनी चौक जो है उसके बीचों बीच एक नहर थी। तो अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं, देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो 19वीं सदी की बात कर रहा हूं। इसमें जो शाहजहानाबाद है उसका चित्रण है ये। और अगर आप देखें तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप बाईं ओर पे, आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये आपका हो गया यमुना। उसकी यमुना के हिसाब से बाईं ओर आपको एक बना है, पूरा शाहजहानाबाद बसाया गया था। उसके अलावा जो बाईं ओर है इसमें आप लाल किला देख पा रहे हैं, ठीक है। और बीचों बीच जो है, ये जो आप बीचों बीच जो इलाका देख रहे हैं ये वाला, ठीक, ये आपको बीचों बीच जो रोड देख रहे हैं ये है चांदनी चौक का मुख्य रास्ता है। और ये जो यमुना नदी है ये से बिल्कुल किले से सट के बह रही है, यहाँ पे ये इलाके पे। लेकिन अब इसका रास्ता बदल गया है। और जहाँ ये नाव जा रही है ना, इस जगह को कहते हैं दरियागंज। दरिया मतलब होता है नदी, गंज मतलब होता है बाजार। तो दरियागंज, अगर आप दिल्ली वाले हो तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ तक की बात होगी आपकी शाहजहानाबाद की। अगर रेड फोर्ट है और उसके अंदर जो उनका पैलेस है वो आज भी आप देख सकते हैं। चांदनी चौक आज भी आप देख सकते हैं। फिर हम एक और बात करेंगे, वो है आपकी जामा मस्जिद की, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये इन्होंने इलाका बनाया था ना, इसमें जामा मस्जिद बनाई थी, मतलब एक ऐसी मस्जिद जो सबसे बड़ी, विशाल और भव्य मस्जिद थी उस जमाने की। सबसे बड़ी, सबसे विशाल, पूरे शहर में इससे ऊंची कोई और इमारत नहीं थी। मतलब अगर शहर कुछ इस तरीके से है तो ये सबसे ऊंची इमारत थी, इससे ऊंची इमारत कोई नहीं थी, सब इससे छोटी होंगी। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अच्छा, इस समय ना जब शाहजहां का समय चल रहा था तो दिल्ली इस समय बड़ा सूफी वालों का केंद्र था। मतलब यहाँ पर जो सूफी संस्कृति है ये बहुत फल फूल रही थी। तो इस अहम केंद्र था, सेंटर पॉइंट था। इसी कारण से क्या हुआ, यहाँ पर आपको कई दरगाह मिल जाती हैं, सूफी श्राइन जिसे कहते हैं। ऐसी आपको खानकाह मिल जाती हैं, बताता हूँ मैं आपको क्या होती है। इस तरीके से आपको ईदगाह मिल जाती है। देखिएगा आप, ये भी ईदगाह ही है एक तरीके से, ठीक। और जो बड़े बड़े जो चौराहे हैं, यहाँ चौराहा क्या होता है, ऐसे इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं। तो बड़े बड़े चौराहे हो गए, गलियां भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, बहुत सारी यहाँ गलियां हैं, देखिए इधर इधर टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं, और खामोश कुल-दे-सैक, ये जो कुल-दे-सैक है वो क्या होता है, मैं इधर से दिखाना चाहूँगा। कुल-दे-सैक का मतलब ये होता है कि जैसे ये रोड है, ये रोड तो सीधी चल रही है, लेकिन अगर ये रोड आके डेड एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये ऐसे घुमावदार होती है। कार आके ऐसे देखिए घूम के जा रही है। कभी कभी इसके बीच में फाउंटेन बना देते हैं या छोटा सा एक पेड़ वेड़ उगा देते हैं। तो यहाँ से ये इसको कुल-दे-सैक कहते हैं, खल-दे-सैक, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुल-दे-सैक थी और जलधाराएं, बहुत सारा पानी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि दरगाह क्या होती है। दरगाह ये होती है कि जहाँ पर सूफी संत, जैसे आप देखिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है दिल्ली में, जो मैंने अभी पहले बताया, वो है आपकी यहाँ अजमेर में, ठीक है। तो जब वो बड़े बड़े लोग, जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी जो कब्र होती है उस पर दरगाह बन जाती है। खानकाह क्या होती है? खानकाह ये होती है जैसे जहाँ पर लोग आते हैं, लोग रहते हैं, लोग अपनी बात करते हैं, आध्यात्मिक मामलों के बारे में बात करते हैं। यहाँ जो संत लोग होते हैं उनसे लोग अपना आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ नृत्य के कार्यक्रम चलते हैं या संगीत के कार्यक्रम चलते हैं, तो उसे हम खानकाह कहते हैं। ईदगाह ये होता है, जो ईदगाह इस तरीके से होता है, ये दीवार हो गई, ये बिल्कुल प्लेन ज़मीन होगी। तो यहाँ पर लोग सफ़े बांध के ऐसे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर मौज़न साहब होंगे, यहाँ नमाज पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि ईद के समय जिस जगह पे, बड़ी जगह पे नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि ईद के दिन बहुत सारे लोग नमाज पढ़ने आते हैं, इसको ईदगाह कहते हैं। इसलिए ईद के लिए होती है ईद, जैसे ईद उल ज़ुहा हो गया, ईद उल फित्र हो गया, उस समय। कुल-दे-सैक तो मैंने आपको बता ही दिया, डेड एंड कहते हैं इसको। तो आप फिर से मैं आपको दिखा दूँ जो जो मैंने बताया। ये जो पूरा शहर आप देख रहे हैं ये इसी तरीके से बना था। ये जो आप गेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे 14 गेट्स थे। ये हो गया आपका, इसी में आपका महल भी हो गया और इसी में आपका ये फोर्ट भी हो गया। ये आपका बाकायदा इंतज़ाम, और ये आप जो देख रहे हैं ये मैं जामा मस्जिद के बारे में बात कर रहा हूँ।
मीर तकी मीर ने एक अच्छी बात कही थी। मीर तकी मीर, इन्होंने क्या कहा था कि वे दिल्ली की जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कोई चित्रकार ने एल्बम बना दी हो। एल्बम मतलब एक किताब बना दी हो और आप उसे खोल के पन्नों में देख रहे हैं, ऐसा कि बहुत बेहतरीन काम किया है। ये किसका कहना था? मीर तकी मीर ने कहा। ये मतलब उस समय इतना अच्छा था। लेकिन फिर भी जितनी भी इसकी बात कर ली, ये मैं आपको बता रहा था, ये ज़रूर बताना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं इससे। ये दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका ये पूर्वी दरवाज़ा है आपका, ठीक है। आप देखेंगे इसमें मीनारे भी हैं और इसमें गुंबद भी है, मीनारे गुंबद दोनों हैं। तो ये मीनारों और गुंबद वाली ये भारत की पहली मस्जिद है। पहली मस्जिद है कौन सी? जामा मस्जिद। और यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि निज़ामुद्दीन स्टेशन है एक न्यू दिल्ली का, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह मिलेगी आपको। उसी के पास बहुत सारी बावड़ी वगैरह भी है, बड़ी फेमस दरगाह है, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर और बड़ा अच्छा फील होता है। तो ये निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि चलिए सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये आदर्श शहर, अच्छा शहर फिर भी नहीं था। आदर्श शहर की श्रेणी में इसको नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जो मैं ऐशो आराम की बात कर रहा हूँ, ऐशो आराम केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त था, कुछ अमीर धनी लोगों को। और जो अमीर और गरीब में ये जो फासला था ना, ये क्लियर दिखता था, बहुत ही क्लियर दिखता था। मतलब बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी ऐसे ऐसे करके, और उन हवेलियों के बीच में, यहाँ पर ये हवेलियाँ हो गई, इनके बीच में छोटे 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 जैसे आप कहें बहुत सारे कच्चे मकान आपको दिख जाएंगे, ठीक। और जो शायरी का अंदाज था वहाँ पर, नृत्य संगीत होता था, वो सब भी केवल मर्द और ख़ास तौर पे जो अमीर पैसे वाले मर्द होते थे, केवल यही मज़े कर पाते थे इसमें। और जो त्यौहार होते थे या कोई धार्मिक जुलूस हो रहा है या कोई जुलूस हो रहा है, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। ये सब चीज़ें उस समय के दिल्ली के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर से आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, क्या है ये बताइए? ये आपका लाल किला है, रेड फोर्ट। यहीं से, इसी की प्राचीर से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 15 अगस्त को पूरे देश को संबोधित करते हैं और बड़े बड़े ऐलान करते हैं, राइट। नई दिल्ली का निर्माण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।